नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हम बात करने वाले हैं उस समस्या के बारे में जिससे बहुत सारे लोग दो चार तो होते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन में अंतर क्या है और ये स्ट्रेस धीरे धीरे कैसे डिप्रेशन का रूप ले लेता है, डिप्रेशन किसे कहते हैं, कैसे इसे समझें, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल भी जो है वो जुड़ रहा है। इसके अलावा अगर आपकी भी कुछ क्यूरोसिटीज़ है, अगर कुछ समस्याएं हैं, कुछ सवाल हैं, तो इस मंच के जरिए आप पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर खुद को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही सामान्य और स्वाभाविक है। हालांकि अगर उदासी, दुख, निराशा की भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक लगातार बनी रहती है और व्यक्ति सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में खुद को असमर्थ महसूस करता है, तो ये डिप्रेशन नाम के मानसिक रोग के संकेत हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर के लगभग 23 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और भारत में ये आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो एक गंभीर समस्या है। आमतौर पर डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 की उम्र में शुरू होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को डिप्रेशन से ज्यादा प्रभावित होने की संभावना रहती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन्स का असंतुलन, गर्भावस्था और आनुवंशिक विकार जैसे कारण भी डिप्रेशन के कारण बन सकते हैं। डिप्रेशन के लक्षण: छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, आत्महत्या का विचार आना, खुशी के माहौल में भी उदास रहना, नींद न आना, चिंता और बेचैनी होना, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, किसी काम में मन ना लगना, अकेला रहना, ज्यादा पसंद आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, फैसला लेने में असमर्थ रहना, हर समय बुरा होने की आशंका से घिरे रहना। डिप्रेशन कोई साधारण समस्या नहीं है। ये जीवन के उतार चढ़ाव और रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आने वाली चुनौतियों से अलग होता है और बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। जब समय पर उचित रूप से इलाज नहीं किया जाता है, डिप्रेशन से प्रभावित व्यक्ति को आत्महत्या जैसे कई नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन के समय क्या करें? अकेला ना रहें, लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, अपनी मनपसंद गतिविधियों में मन लगाएं, खुद को व्यस्त रखें, योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ आहार लें, पर्याप्त नींद लें, मनोचिकित्सक से संपर्क करें। इस परिस्थिति में व्यक्ति को प्यार और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति डिप्रेशन जैसे खतरनाक मानसिक रोग से प्रभावित है, तो आपको निश्चित रूप से चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो डिप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस बीच देखिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा हुआ है। इस बीच हमारे साथ सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर मोना चौधरी का, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, कंसल्टेंट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मोना चौधरी। और देखिए, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगी आपसे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन असल में
हम कहते किसे हैं? आमतौर की भाषा में हर चीज़ डिप्रेशन हो जाती है। जब पेशेंट्स आते हैं तो और किसी रिलेटिव को लाएंगे तो वो बोलेंगे इससे तो डिप्रेशन है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो साइकोसिस भी हो सकता है। तो जो आमतौर पे हम लोग बोलते हैं अरे मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, और जब एक साइकेट्रिस्ट एक डायग्नोसिस देता है डिप्रेशन की, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो हमारे कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए। उसमें से कुछ मुख्य हैं कि जो सिम्टम्स हैं जैसे मन की उदासी, जी जो चीज़ें में पहले काम में उत्साह आता था उत्साह नहीं आना। जी, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विपुल रस्तोगी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर मीना पटेल भी हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी। डॉक्टर मीना पटेल, आप कितना इसको कॉमन मानती हैं समस्या को, डिप्रेशन की समस्या का हम जिक्र कर रहे हैं? धन्यवाद देती हूँ आपसे कि आज ये आपने मुद्दा रखा है डिप्रेशन का, क्योंकि डिप्रेशन आजकल उस लेवल पे नहीं है कि लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं, करने लगे हैं। हमने पिछले दिनों में ही हमने देखा कि हमारी आरजे जो है फेमस, जो जम्मू कश्मीर से है, उन्होंने सुसाइड किया। एक और भी सुसाइड हुआ हमारे गुजरात में, 2-3 और सुसाइड हुए। तो ये जो डिप्रेशन के लिए के बाद जो ये सीधा एक्शन ये आ जाता है कि लोग डिप्रेशन में इतने तनाव में रहते हैं और इतना फटाफट डिसीजन लेने लग जाते हैं। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर है और हर कोई इंसान छोटे मोटे मेंटल हेल्थ से तो परेशान होते ही है, लेकिन अभी हमें ये करना पड़ेगा कि हम लोग एक दूसरे से जो डिस्टेंस बनाए बैठे हैं, जो बातचीत करना, शेयर करना, कम्युनिकेशन नहीं करना, ये सारी जो चीजें हैं हमने बहुत समय से पीछे छोड़ दिया है। ये पीछे छोड़ दिया है, इसके लिए, इसकी वजह से कोई भी, आप छोटा बच्चा भी, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि कुछ एज के लिए ही ये है कि इतनी एज के लोग डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, नहीं। छोटे बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार बनते हैं, जो पढ़ाई लिखाई का प्रेशर रहता है, फैमिली एनवायरनमेंट ऐसी टाइप का होता है जहां से बच्चा डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, एग्जाम का स्ट्रेस रहता है। उसके आगे और अगर हम जाएं तो हमारे युवा भी, उनके कारण अलग है। वो अपना जॉब, करियर, रिलेशनशिप, ये फाइनेंस, ये सारी चीजों में, फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो मैनेज नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते और ये लोग डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। ठीक है। और अभी और उससे आगे जाएं तो जो 40-50 के बीच के लोग जो है, उनकी लाइफ में भी, और खास करके महिलाएं, जो महिलाएं 40, 45 या 50 के अराउंड अबाउट जो है, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनका लाइफ में जो एक इतना बदलाव आता है कि बच्चे बड़े होने के बाद वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो जो ये महिलाएं हैं, उनको लॉनलीनेस फील होता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे के साथ इतना साल, 20-25 साल जो उनके साथ रहे, और अचानक से बच्चे की दुनिया बदल जाती है, तो उनके उसके लिए भी फिजिकल मेनोपॉज, फिजिकल और उनके हार्मोन्स चेंज की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजों का उनके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है। तो ये सारी चीजें अभी और आगे बढ़ के बात करें तो हमारे सीनियर सिटीजन्स, वो भी इनके शिकार बन रहे हैं। अभी ये सारे कारण की वजह से जो डिप्रेशन में है, पहले वो उनके बहुत सारे सिम्टम्स जो आपने प्रोग्राम के आगे ही जो बताए हैं, वो सिम्टम्स अगर किसी को दिखता है तो हमें जरूर उसको अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें उस इंसान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये चीजों को इग्नोर करते आएंगे तो वो अकेला उसके पास सोल्यूशन मिलेगा नहीं और वो कहीं ना कहीं आत्महत्या की साइड जाएगा। तो हमें अपने आसपास, हमारे लोगों के पास, जहां हम जॉब करते हैं या घर में या सोसाइटी में या कहीं भी आना जाना, बैठना उठना रहता है, अगर कोई इंसान इस तरह से दिखता है या उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो जरूर उसकी हेल्प करनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोना चौधरी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पहले प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। तो जैसे मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हर उम्र के लोग को डिप्रेशन हो सकता है,
और कोई भी स्ट्रेस तनाव हमारी ज़िंदगी में आता है, एक बदलाव की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर तनाव डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने बोला, कनेक्शन नहीं है, हर चीज़ से खुद ही जूझ रहे हैं और एक के बाद एक परेशानियाँ आती जा रही हैं, तो वो काफ़ी चांसेस हैं कि वो डिप्रेशन हो सकता है। अच्छा, आजकल जो केसेस हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग सब क्लिनिकल डिप्रेशन, डिस्थाइमिया, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन देख रहे हैं, स्पेशली आज के यंग जनरेशन 20s अराउंड में, जिनमें जो क्लियर कट हमारे क्राइटेरिया होते हैं डायग्नोसिस के, वो क्लियर कट कहीं ना कहीं मैच नहीं होते हैं। जैसे हमारा एक क्राइटेरिया है कि कम से कम 14 दिन, लाइक 2 वीक्स, वो पर्सन को डिप्रेस्ड मूड है या इरिटेबल है और वो सर्कमस्टांसेस से चेंज नहीं होता है और वो ऑलमोस्ट दिन भर रहता है। तो आजकल जैसे एक सिंपल उदाहरण देती हूँ डिफ्रेंशिएट करने का, कि अगर कोई पेरेंट आए और वो बोलता है कि बस इसका बिहेवियर हमारे साथ ही ख़राब है, हमारे साथ बात नहीं करना चाहता, बाकी सब कुछ ठीक है, देन मोस्ट लाइकली वो डिप्रेशन नहीं होगा। बट ऑब्वियसली वी हैव टू एक्सप्लोर हिस्ट्री। मोस्ट लाइकली कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होंगे फैमिली में। टीन्स, आजकल टीनेजर्स बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं केसेस, तो उसमें आई थिंक कहीं ना कहीं एक ओपन कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है पेरेंट्स के साथ। ऑल्सो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि कभी कभी आई थिंक उनके फ्रेंड सर्कल के साथ भी वी शुड हैव एक ओपननेस होना चाहिए कि कभी उनको आप घर पे बुला लिया या कुछ, ताकि बहुत सारी चेंजेस होंगे जो उनके फ्रेंड्स नोटिस करेंगे। पर वो अगर आप लोगों का एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं है तो आपको बहुत लेट तक पता चलेगा कि आपके बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा है। आप जिस चीज़ को सिर्फ एक बिहेवियर या फिर अच्छा पढ़ाई का बोझ ज़्यादा हो गया इसके कारण हो रहा है, लेकिन वो अंडरलाइंग बहुत और बातें हो सकती हैं। कभी कभी हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, अरे ज़रा सा झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया, और हम लोग कई बार टिप्पणी देते हैं या सोचते हैं बाकी लोग, अरे इतनी सी बात पे कौन सुसाइड करता है। लेकिन हम लोग शायद ये नहीं देखते कि उसके पीछे ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा होगा। शायद मैरिज ऑलरेडी बहुत तनाव में होगी, या फिर पेरेंट्स और बच्चे के बीच ऑलरेडी कम्युनिकेशन बहुत ही ख़राब हुआ होगा, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही, आई मीन जस्ट येस्टरडे, आई हैड अ गर्ल जिसका 10th में उसने कुछ किसी मेल फ्रेंड के साथ शी हैड, बट उसके बाद उसके फैमिली में उसकी मदर ने उसका बिल्कुल सुनना बंद कर दिया और इतना उसको ब्लेम करने लगी हर चीज़ के लिए कि शी इज़ लाइक कि मैं सही भी करना चाहूँ तो भी मैं सही नहीं कर, मतलब वो मेरी पेरेंट्स के लिए सही नहीं है और मुझे तो सुनने वाला भी कोई नहीं है। सो शी अल्टीमेटली लैंडेड इन डिप्रेशन। ओके डॉक्टर विपुल, देखिए जितनी भी परिस्थितियों के बारे में हमने अभी चर्चा की है, अगर हम ये बात करें यू नो 40s प्लस फीमेल की अगर हम बात करें, मीनोपॉज की बात हो रही है, हार्मोनल चेंजेस की बात हो रही है, पढ़ाई के प्रेशर की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फैक्टर्स पहले भी हुआ करते थे। बावजूद इसके अब वो टॉलरेंस क्यों नहीं है, वो एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है, क्यों ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, इसके केसेस अब ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहे हैं आपके हिसाब से? पहले क्या होता था, लाइफ बड़ी सिंपल सी थी, यानी आपको चाहे सिर्फ पढ़ाई की प्रॉब्लम है या आपके सिर्फ घर में प्रॉब्लम है, इस समय सोशल प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, राइट। आपका जो सेल्फ एस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, वो इतना फ्रेजाइल है आजकल। अब होता क्या है कि आपका फ्रेंडशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपके पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, तो एक साथ बहुत सारी चीजें मिलके इंसान को परेशान करती हैं। जनरली एक प्रॉब्लम हो तो लोग उसको संभाल पाते हैं। यहीं पर आती है प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं कि सब्जेक्टिविटी ऑफ योर स्ट्रेसर्स। कोई चीज मेरे लिए छोटी हो सकती है, वो आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, कुछ आपके लिए बड़ी हो, मेरे लिए छोटी हो। तो इसीलिए ये जो एक पर्सपेक्टिव है इंसान का कि भाई मेरे पे उसका क्या फर्क पड़ रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे बाकी भी डॉक्टर्स ने कहा कि हमें सैडनेस एंड डिप्रेशन दोनों शब्दों को अलग करने की जरूरत है। सैडनेस एक इमोशन है, हम सबको होता है, ठीक है। डिप्रेशन एक बीमारी है जो कुछ लोगों को होती है। जब हम बात करते हैं कुछ लोगों की, यानी अभी सभी लोग, करीब 10% लोगों को डिप्रेशन लाइफ में कभी ना कभी आ सकता है, ये आंकड़े बताते हैं। तो अगर हम अपना ये मान के चलते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास लाइफ में स्ट्रेस नहीं हो,
स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है, बस कुछ लोग होते हैं जो उसको बेटर मैनेज करना जानते हैं। स्ट्रेस के साथ आप ये भी कहते हो कि स्ट्रेस कभी जाता नहीं है, सिर्फ रूप बदल लेता है। अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो 4-5 साल पहले कोई और चीज थी जो स्ट्रेस होती थी, आगे जाके कुछ और होगी, इस समय कुछ और है। तो स्ट्रेस संभालने की पावर लोगों की थोड़ी सी कम हो गई है, वो बढ़ानी है। बिल्कुल। डॉक्टर मीना, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और जैसे हम लगातार स्ट्रेस के बारे में बात करें, डिप्रेशन के बारे में बात करें, तो डिप्रेशन को हम बीमारी की कैटेगरी में रखें या हम उसे एक फेज माने? देखिए, डिपेंड्स। ये आप जो इंसान ये चीज फेस कर रहा है उस पे है कि अगर वो थोड़ा सा सैड है तो उसके साथ वो किसी से बात करेगा या डिस्कशन करेगा तो निकल जाएगा। बीमारी तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। उसको जब तक हम उस बात को हम लाइटली लेते हैं तो ये बीमारी नहीं है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, फोकस नहीं है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी छोटे लेवल पे शुरू होती है। लेकिन अगर ये चीज बड़े लेवल पे जाती है और इंसान एकदम फ्रीज हो जाता है, हमारा माइंड जो है वो पूरा थॉट्स के लेवल पे ट्रैफिक में रहता है। ये ख्याल, वो ख्याल, इधर जाना है, उधर जाना है, यहाँ पहुंचना है, इसको ये कहना है, इसको ये नहीं कहना, तो ये पूरा ट्रैफिक रहता है। और ये ट्रैफिक में कभी कभी क्या होता है, जैम हो जाता है। मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक इंसान का लाइफ जा रहा है और वो लाइफ में एक रिलेशनशिप में ब्रेक आ जाता है। ठीक है। तो वो इंसान वहां पे फ्रीज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। तब उसको अगर कोई कहने वाला मिलता है या वो किसी से बात करेगा और कहेगा कि अच्छा ठीक है, ब्रेक हुआ तो कहीं और दोस्ती कर लो, कहीं और रिलेशन हो सकते हैं, अगर ये रिलेशन को सॉर्ट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजों के ऑप्शंस अगर दी जाए तो वो चीजें एकदम नॉर्मल हो जाएगी, वो इंसान डाइवर्ट हो जाएगा और वो उसको वहां पे छोड़ के आगे निकल जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान किसी से बात नहीं करता या कोई उसको नोटिस नहीं करता है उसकी परेशानी, तब ये चीज आगे बढ़ती जाती है। उसका दिमाग का, उसका लाइफ का एक पार्ट जो है वो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे उसी की इर्द गिर्द जिंदगी जीना शुरू कर देता है। वो बाकी की चीजों को इतना इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाता और वो न जॉब पे ध्यान दे पाता है, न फैमिली में नॉर्मल रिलेशंस नहीं डेवलप कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये तब बीमारी बन जाती है। तब ये चीजें जो होती है वो बीमारी हो जाती है और ये बीमारी की लेवल इतनी लेवल तक पहुंच जाती है कि इंसान ये सोचने लग जाता है कि अगर ये मेरा रिलेशन मेरी लाइफ से गया तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचता है। और दुख की बात यह है कि पढ़े लिखे बच्चे भी जो दूसरों को एडवाइस देते हैं, जब खुद पे आता है तब वो चीजों को नॉर्मल नहीं ले पाते। तो ये बात है कि इंसान को अभी सल्यूशन की साइड अगर हम बात करें तो हमें एक दूसरे के बिहेवियर को, बातचीत को नोटिस करना और उसकी हेल्प करने का एक रखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा स्टडी रहा है कि काफी समय से जो आज जो 20-25 साल के बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, अब ये मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जनरलाइज करके अगर मैं बात करूं तो ऐसा है कि बहुत सालों से पेरेंट्स है उसने अपने बच्चे को एक कंपटीशन का एक वो बना दिया है, राइट। अपनी लाइफ का स्टेटस बना दिया है कि हमारा स्टेटस ये, हमारा बच्चा पूरा का पूरा डेवलपमेंट उसका हो रहा है, शो ऑफ करना है, उसको मॉडल बना देना है कि मेरा बच्चा स्विमिंग भी करेगा, मेरा ये भी करेगा, वो मेरे से आगे नहीं होना चाहिए। वो ये ऐसी चीजों से हमने बच्चे बड़े किए हैं जो आज बच्चे इतना है कि छोटी सी भी बात आ जाती है तो वो अपने आप को वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो बात किया कि हम रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाते, right. तो चाहे वो रिजल्ट का हो, चाहे रिलेशन का हो, चाहे अपना कोई ड्रीम हो, कोई भी हो, तुरंत इंसान इतना हैवी फील करने लग जाता है कि उसको लगता है कि ये अगर चीज मेरे साथ नहीं होती है या ये चीज मेरे साथ छूट जाती है तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। तो ये लेवल हो रहा है। तो हमारा जो पेरेंटिंग है पहले तो वहां से शुरू करना पड़ेगा कि हम बच्चों को, चीजों को हमको पहले नॉर्मल होना पड़ेगा,
अगर तुम कंपटीशन में हार जाते हैं तो क्या हो गया? एब्सोल्युटली। ये चीज हम बड़ों को पहले अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चों से हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, कम्युनिकेशन गैप जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों को अलग रूम में सुला देते हैं और पेरेंट्स वो अलग रूम में सोते हैं, तो बच्चा अंदर क्या करता है वो नहीं कह सकते हम। एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसी बात पे, बहुत सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ पे एक पेरेंट्स आए थे और उन्होंने बताया कि हमारी बेटी जो है वो हमेशा थकी थकी सी लगती है। इतना तो काम रहता नहीं है, हमारे घर बहुत अच्छे हैं, हमारा फैमिली अच्छा है, तो हमारा तो इतना, पर वो सुबह उठती है, स्कूल जाती है, तभी थकी थकी सी नजर आती है, आंखों में नींद है। और मतलब ऐसा क्यों होता है, जरा आप हमको बताइएगा। तो हमने उनको हर तरीके से क्वेश्चन आंसर किया। बच्चे बोलने में भी बहुत तमीजदार हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये चीज जानने को नहीं मिली। फिर हमने कहा कि आप एक काम करिए, उनको पता ना चले, 12-13 साल की लड़की है, ठीक है, उनके उनके रूम पे एक छोटा सा कैमरा लगा दीजिए कि वो रात को कब सोती है, हमको आइडिया मिले, क्योंकि दरवाजा तो रात को 9 बजे बंद हो जाता है, अंदर से लॉक लग जाता है जी। तो अंदर नींद करती है या नहीं करती है वो हमें जानना है। तो ये 5 दिन बाद ये कंटिन्यूस देखा तो बोले कि नहीं, वो लड़की रात को 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल में रहती है। अच्छा, मोबाइल में इतनी सारी वीडियोस, इतने सारे जो पसंद आया वो करते पूरी रात और 2-3 बजे सोती है। तो ये जो चीज है, डिस्टेंस आ चुका है रिलेशन में, वो भी बहुत गंभीर समस्या है और आगे जाके होने वाली है। बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं पेरेंट्स के कि हम बच्चे हमारे साथ बात नहीं करते, हमारी सुनते नहीं है, हमारे बच्चे हमारे साथ। तो ये सारी चीजें शुरुआत ही यहीं से हुई है। फिर आप हम कहते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, बच्चे ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स हमको समझते नहीं है, हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारी क्या कंफ्यूजन है, हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपनी ही बातें कर रहे हैं। और पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि बच्चे बिल्कुल। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ सुनते ही नहीं है, कहाँ जाते हैं, वो sharing नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कैसे कहीं वो करेंगे नजर फिर? आ रहा है। बिल्कुल, वो कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या। और इस बीच जैसे कि आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं वो कंपटीशन की जो भावना डेवलप हो गई है और सब एक रेस में दौड़ रहे हैं कि रेस में फर्स्ट किसे आना है। ये नहीं समझ रहे कि पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एनी रेस, किसी भी रेस को जीतने से। बहरहाल चर्चा हमारी जारी रहेगी, डिस्कशन लगातार करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। इस बीच अगर आपके कुछ कॉल्स हैं तो फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, आप फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया, आपके साथ मैं हूं मोनिका और बात कर रहे हैं हम डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन आखिर है क्या। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई। डॉक्टर मोना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मोना, डिप्रेशन किसी व्यक्ति को हो तो बाकी लोगों से किस तरह से अलग नज़र आता है? क्या उसके हाव भाव बदल जाते हैं? क्या वो खुद अंडर कॉन्फिडेंट खुद को महसूस करता है? किस तरह से ऐसे किसी भी शख्स को हम पहचाने कि अगर हमें लगता है हमारे आसपास कोई इस परेशानी से जूझ रहा है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस में डिक्रीज होना एक आम सिम्टम है, लेकिन हम कैसे पहचाने कि अगर हमारे किसी दोस्त को डिप्रेशन या कुछ हो रहा है आसपास के लोगों को, तो बातचीत और स्वभाव में उनके क्या अंतर आ रहा है, हम ये नोटिस कर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान आके आपको बोलेगा यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो क्या वो इंसान, जैसे कोई फ्रेंड जो पहले मूवी जाने के लिए रेडी रहती थी, अब मना करने लगी है या अकेले रहने लगी है, जल्दी घर जाने लगी है, पहले अच्छे से आपको देख के बात करती थी, अब हमेशा थोड़ा नीचे देखने लगी है, हिचकिचाने लगी है, या कुछ ऐसे सेंटेंसेस वो बीच बीच में बोल देती है, अरे यार ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। सॉरी। तो इस तरह के अगर चेंजेस आ रहे हैं, इंसान थका थका लगता है, तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम उस इंसान को समय दें, समझें, उनसे बात करें कि क्या हो रहा है उनके लाइफ में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कोई एरिया है जहाँ उन्हें बहुत उलझन है, प्रॉब्लम है, और क्या वो उस बारे में बात करना चाहते हैं। तो साथ होने से कई बार इंसान को लगता है हाँ कोई तो है जो मेरी केयर कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में आपको चीज़ें बता दे, बट हो सकता है वो देखे कि ये इंसान केयर कर रहा है तो फिर वो बताए और उसका कुछ
समाधान निकल सकता है, या आप उसको थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास लेके, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं। या जैसे अगर घर में हाउस मेकर्स हैं तो वो घर का काम अब जितना एफिशिएंटली पहले करती थी अब नहीं करती हैं, या उतना उनका इंटरेस्ट नहीं रह गया है। बच्चों में भी जैसे जी। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हैं उतना, और बहुत ज़्यादा अपने मोबाइल पे ही स्क्रॉल करती रहती है, दूसरों से बात नहीं करना चाहती हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है। और सेक्स की इच्छा कम होना भी एक सिम्टम होता है कई बार। तो पार्टनर कैन सी टू दैट ऑल्सो कि क्या चीज़ उसको ट्रबल कर रहा है। ठीक है। डॉक्टर सजीला मैनी भी हमारे साथ भी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूँगी डॉक्टर मैनी। और चूंकि डिप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और आप एक्सपर्ट हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे कि डिप्रेशन जिस फेज़ के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, कई दफ़ा होता है लोगों का ब्रेकअप हो जाता है तो वो कुछ टाइम के लिए डिप्रेस हो जाते हैं। अब उसे हम डिप्रेशन की श्रेणी में रखें या फिर वो कुछ वक्त का स्ट्रेस है, और आप लोग उससे डील किस तरह से करते हैं? अगर कोई शख्स आपके पास आके कहता है कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ, मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और फिर उसके बाद उसे ट्रीट किस तरह से करते हैं? देखिए, डिप्रेशन एक बहुत मिसयूज टर्म है। मिसयूज मतलब हर इंसान जिसको अगर हल्का सा भी तनाव हो रहा है वो कहेगा कि मुझे डिप्रेशन है, पर वो एक्चुअली डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन वो है कि जैसे सपोज किसी के अगर कोई हादसा हो जाए, अगर ब्रेकअप हो जाए या किसी के परिवार में कोई मिसहैप हो जाए, तो डेफिनेटली 15-20 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन उसका मायूस होना वो होना लाजमी है। मगर एक चीज जब 6 महीने से ज्यादा हो जाए, 6 महीने से ज्यादा उसके अंदर वो हो जाए, क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग एक सीरियस बीमारी है जिसको लोग डिप्रेशन नॉर्मली मतलब डिप्रेशन को लोग जैसे मूड की तरह बोल देते हैं, जैसे मेरा मूड अगर लो है तो मेरे को डिप्रेशन है। ठीक है, इस तरह की चीजें। डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिप्रेशन एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें आपका मतलब आप अगर 6 महीने से ज्यादा उस चीज से नहीं उभर पाते और आपके रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रभाव पड़ता है, आपके वर्क में उसका प्रभाव पड़ता है, आपके दिनचर्या की एक्टिविटीज में प्रभाव पड़ता है, आप दिन भर बैठ के बिना किसी कारण से रोते हैं, आपके अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो आपको जो है क्लिनिकल डिप्रेशन है। अगर छोटी मोटी जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बहुत केसेस हमारे पास आते हैं। रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप होता है डेफिनेटली उसको महसूस होगा, कुछ दिन तक होगा, धीरे धीरे करके वो हो जाता है। रिलेशनशिप के भी कई स्टेजेस होते हैं कि डिनायल फेज हो रहा है, फिर उसको एंगर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है, फिर वो मूव ऑन करता है। तो हम उनको डेफिनेटली स्टेजेस से निकाल के उसको हम एक्टिवली कैसे हम उससे निकलना है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है आजकल हमारी जिंदगी में ना, इस दौर में प्रेशर बहुत है। आप समझ रहे हो जी। प्रेशर बहुत है, हर चीज का प्रेशर, काम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर आपको। और यंगस्टर्स के अंदर अगर हम अभी किसी की एज के साथ डिप्रेशन होता है, मेरे पास ज्यादातर जो लोग जो एंजाइटी के साथ और प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं वो हमारे पास यंगस्टर्स आ रहे हैं। यंगस्टर्स ज्यादा, यंगस्टर्स के अंदर टॉलरेंस लेवल कम होता है। आप समझ रहे हैं, तो किसी भी चीज को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, अभी नहीं। आप समझ रहे हैं, अभी करो नहीं तो मेरे को नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की आदत होती है और उसको अगर वो चीज नहीं मिलती तो दुखी होता है। ठीक है, तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का ये है। और आजकल बहुत ज्यादा एक तो यंगस्टर्स है वो एक स्यूडो वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल वर्ल्ड, जैसे स्क्रीन वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं। ठीक है, अगर बर्थडे भी किसी का है तो कोई किसी को जन्मदिन पे फोन करके नहीं विश करता, वो टेक्स्ट करके मिस करता है। पहले क्या होता था कि पहले फोन शुरू हुआ, अब फोन हट गया, अब टेक्सटिंग शुरू हो गया। ठीक है, आपको रील बना के अपना वो बना के पूरी स्टोरी बना के डालना है, नहीं तो अगला दुखी होगा। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, आप मानिए किसी भी यंगस्टर से पूछ लीजिए तुम्हारे कितने दोस्त हैं, कहेंगे बहुत। किसको तुम मन की बात बोल सकते हो? एक भी नहीं। आप समझे, किससे अधिकार से बोल सकते हो? तो यंगस्टर्स एक अलग सी दुविधा में घूम रहे हैं, एक अलग सी प्रॉब्लम्स के अंदर जूझ रहे हैं, क्योंकि जिनके पास लोग भी बहुत है और कोई भी नहीं है। तो आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज है, डिप्रेशन क्यों ज्यादा आ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल खराब है। एक हम स्क्रीन में सारा दिन लग रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नलिफाइड है ही नहीं। ठीक है, हम
खुशी भी फोन ढूंढते हैं, हम चीजें भी, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज की हो, रिलीज थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें डिप्रेशन से निकलना है। ठीक है, आपको अपनी बॉडी को दौड़ाना जरूरी है, बॉडी को प्लेग्राउंड के अंदर खेलना जरूरी है, आप समझ रही हैं। ठीक है, आपका प्रेशर आपका तभी रिलीज होगा, जब तक ये सर पे रिलीज नहीं होगा तब तक आप जो है अपने आप को कंफर्टेबल में, आप तब तक आपको स्ट्रेस या डिप्रेशन की बीमारी रहेगी। तो क्लिनिकल डिप्रेशन एक बहुत डिफरेंट चीज है, तो हम नॉर्मल उससे नहीं कर। ठीक है डॉक्टर विपुल, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या डिप्रेशन का कुछ और चीजों पर भी असर पड़ सकता है, कोई और प्रॉब्लम भी डिप्रेशन की वजह से हो सकती है, क्या कुछ बीमारियां भी डिप्रेशन की वजह से हो सकती हैं? देखिए, डिप्रेशन का प्रभाव आपके बॉडी पे तो पड़ता ही है, आपके चाहे हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंसोम्निया, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, स्ट्रेस का प्रभाव तो पूरी बॉडी में, चाहे किडनी है, लिवर है, हर जगह पे पड़ता है, एसिडिटी वगैरह सभी पे आता है। फिर अगर हम अपने लाइफ के हिस्सों की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, वहाँ भी हर जगह पे डिप्रेशन का असर पड़ता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि देखिए, पहले तो अगर डिप्रेशन को थोड़ा सा समझे तो 3 हिस्से हम कह रहे हैं, एजुकेट, डिटेक्ट और ट्रीट। तो पहले तो लोगों के अंदर एजुकेशन, जागरूकता होनी चाहिए कि भाई ऐसी कोई बीमारी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं हमारे देश में, स्टिग्मा बहुत है। सो दैट एजुकेशन नीड्स टू स्टार्ट। फिर दूसरा हिस्सा हो गया डिटेक्ट, कि भाई आप सही जनों पे जाएं जो डिटेक्शन करके आपको बता सके ये सिर्फ नॉर्मल सैडनेस है, थोड़ी सी एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, या ये डिप्रेशन की बीमारी है। और फिर तीसरा हिस्सा ट्रीटमेंट, कि भाई अगर बीमारी है तो उसका सही से इलाज करा जाए, ताकि जो हम लोग बात कर रहे थे, चाहे सुसाइडालिटी है या लाइफ में आपकी बॉडी पे बहुत असर पड़ रहा है, वो सब चीजें ना हो। तो इन चीजों का पे ध्यान रखें, हम सबको एजुकेट करने की जरूरत है, अर्ली डिटेक्शन एंड गुड ट्रीटमेंट, इसी के साथ हम सब आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विपुल, अगर हम डिप्रेशन से जूझने के लिए क्या आप लोग कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर वो डिप्रेशन लिए जाते हैं तो क्या बॉडी यूज्ड टू हो जाती है उनकी? देखिए, ये गलत भावना है। तो एक तो डिप्रेशन का इलाज का मतलब ये नहीं है कि गोलियां ही ली जाती है। आपके फेजेस हैं डिप्रेशन के, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, कहीं पर दवाई दी जाएगी, कहीं पर दवाई नहीं दी जाएगी। और अगेन, लाइफस्टाइल चेंजेस, काउंसलिंग, मेडिकेशन, ये तीनों ही चीजें मिलकर ठीक करती है। अगर कोई भी आपको कहता है बस ये गोली ले लो ठीक हो जाओगे, तो वो बात गलत हो गई। तो लोगों को जो है समझाना, उनकी इलनेस के बारे में, लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना, अच्छे से उनकी थेरेपी करना या करवाना, और साथ में दवाई, ये एक अच्छा इलाज फिर माना जाएगा। बट बहुत सारे माइल्ड या मॉडरेट केसेस में मेडिसिन कंपलसरी नहीं है, वहां पे आप थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ स्टार्ट कर सकते हो, और वहां पे काम ना बने तो आप मेडिसिन के बारे में सोच लेंगे। अब ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ पे दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं, तो चाहे वो डायबिटीज है, या थायराइड की बीमारी है, आर्थराइटिस है, या ब्लड प्रेशर है, तो वहां पे कोई बात नहीं करता कि भाई इसके आप डिपेंडेंट हो गए, आदी हो गए। ठीक है, डिप्रेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दवाई की लंबी जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बट बहुत जगह पे अगर कुछ लाइफ में कोई इवेंट हुआ है, कोई पर्टिकुलर घटना हुई है, उसके बाद डिप्रेशन चालू हो गया है, तो 6 से 12 महीने बाद आप दवाइयों से अलग जा सकते हैं, दवाई हटाई जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर मीना पटेल, अगर हम बच्चों के केस की बात करें तो क्या उस सिनारियो में भी हम तकरीबन 5-6 महीने हमें देखना होगा कि बच्चे का पैटर्न क्या है, क्या वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा, या उसके परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है, और उसके बाद हाउ यू पीपल ट्रीट, आप लोग किस तरह से क्या बच्चों को सिर्फ काउंसलिंग के जरिए ठीक किया जाता है, या फिर उनमें, उनके केसेस में भी वो स्तर आता है जब उन्हें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं? देखिए, ऐसा है कि बच्चों की बात है तो बच्चों को पहले तो हम लोग एक सेंटेंस उसको उसके सामने बार बार बोलते हैं, जैसे कि बच्चा है, खाना नहीं खाता है, फॉर एग्जाम्पल, कि वो उसको खाने का इश्यू है या पढ़ाई का इश्यू है, ऐसे ही इश्यूज होते हैं। तो ऐसे में हम लोग यही बोलते हैं, तो क्या हुआ, रिजल्ट नहीं आया, बराबर प्रेशर लेने की जरूरत, क्या हुआ, तो क्या हो गया, पढ़ाई नहीं करना है अभी, छोड़ दो, थोड़ी देर बाद करना। मतलब हमको ही हर एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को लाइटली लेके उसके साथ बात करनी है। अरे तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, ये जो टोन है ना पेरेंट्स का, उसी से ज्यादा बच्चे इफेक्ट होते हैं। ये नहीं करना है पहली बात। बच्चों के साथ टीचर्स है, जो भी बड़े हैं, घर पे हैं या स्कूल में है, जो भी टीचर्स है, ये स्टाफ है, ये
बच्चों की बात है, जब भी वो कोई उसको कोई प्रॉब्लम्स नजर आती है, या वो कहीं प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, या अकेला बैठा है, या ज्यादा गुस्सा करने लगा है, या ओवर ईटिंग कर रहा है, तो उसके साथ बैठो, खाली उसको बोलने दो, उसको बोलते बोलते उसको समझने की कोशिश करो कि वो कहाँ अटक रहा है। उसके साथ काउंसलिंग से बेस्ट रास्ता कोई नहीं है। जिसपे वो ज्यादा बॉन्डिंग है, उसका घर में सबके साथ एक जैसा रिलेशन नहीं होता है। कोई मम्मी के साथ ज्यादा टच में होता है, कोई फादर के साथ होता है, कोई सिस्टर के साथ होता है, कोई ब्रदर के साथ होता है। तो जो इंसान उसके ज्यादा नजदीक है, उसी को ही ये रोल प्ले करना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ बैठना है, उसका जो भी प्रेशर है उसको लाइटली लेके उसको वहां से सॉर्ट आउट करना है। रही बात किसी हाँ, रेयर केस में ऐसा होता है कि बच्चे का फिजिकल वीक है, कहीं फिजिकल वीक है, और उससे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आपको ये करना है, आप ये नहीं कर पाते हो। आप हमारा ही प्रॉब्लम है जो हम बच्चों को डिप्रेशन की लाइन पे अनचाहे न चाहते हुए भी भेज देते हैं, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि अरे तुमको ये नहीं आएगा, तुमको वो नहीं आएगा। नेगेटिव बातें क्यों करना है बच्चों से? नेगेटिव बातें नहीं करनी है। तुम कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, दूसरा काम कर लोगे। तो ये जो एटीट्यूड है पॉजिटिव, वो अगर पेरेंट्स रखते हैं तो बच्चों को न मेडिसिन की जरूरत होती है, न किसी भी जरूरत है, छोटी सी बातों को वही सॉर्ट आउट हो जाती है। बच्चा तभी सीरियस डिप्रेशन में जाता है जब भी वो किसी को बताता नहीं है, बता पाता नहीं है, उसको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर उसको लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम मैं मम्मी को बताऊंगा, पापा को बताऊंगा, बड़े भाई को बताऊंगा, तो ये तभी वो लोग मुझे तो यही बोलेंगे कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ही प्रॉब्लम है। ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी है बच्चों के साथ, वो चाहे स्कूल में हो चाहे कोई भी हो। हमारा फर्ज बनता है बच्चे हम पे भरोसा करें। अगर वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो वो बाहर ही जाएंगे। अगर उसकी प्रॉब्लम का सलूशन हम ही नहीं निकालेंगे तो वो पता नहीं कौन से रास्ते पे चला जाए, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वो उसके लिए और ही घातक साबित हो सकती है। तो हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है, उसको क्वालिटी टाइम देना है, उसको कम्युनिकेशन उसके साथ प्रॉपरली करनी है। ये नहीं ऑर्डरिंग टोन अब नहीं चलेगा। अभी का जो समय चल रहा है उसमें ऑर्डरिंग टोन, तुमको ये करना पड़ेगा, या फिर हम डील करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बच्चे से डील करूंगी, तुम ये कर लोगे तो मैं तुमको ये दूंगा या दूंगी। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने, बड़े लोगों ने ही बच्चों को इस तरह से बनाया है और बनाते आ रहे हैं। आज भी लेवल बढ़ा जा रहा है। हम लोग देखिए, बहुत सिंपल सी एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि बच्चे को कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं। जो चीज जिस तरह से पेश होनी चाहिए उस तरह से हम नहीं करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बहुत गंभीर समस्या है जो आप व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि अभी ये इसमें चेंजेस नहीं लाया गया तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल। फिर कंप्लेन करने बैठेंगे तो फिर ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होने वाली इतनी आसानी से। अगर जब आप ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाते हो, अगर आप बच्चे के साथ कम्युनिकेशन ढंग से नहीं कर पाते हो, फिर आपसे वो बच्चा इतना दूर चला जाता है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, छोटी भी होती है, आपसे नहीं शेयर करेगा, आपसे नहीं बात करेगा। तो माहौल जो फैमिली एनवायरनमेंट है उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। वही बच्चा जो टीनेजर बच्चा है वो कल को कुछ साल में वो यंग बनेगा और वो यही मेंटालिटी से वो बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। आप सोचो फिर वो कैसे हेल्दी खुद रहेगा या अपने आसपास अपने फैमिली के साथ हेल्दी रख भी पाएगा। ठीक है डॉक्टर मोना, आपको क्यों लगता है इतना सीरियसली लोग क्यों नहीं लेते हैं डिप्रेशन को, इतना लाइटली इसे लिया जाता है? क्या इसके पीछे अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस की कमी तो है ही, और लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि इसका इलाज भी संभव है, तो वो तो एक कमी है। और लोगों को और ये भी होता है कि अब किसी को कोई थोड़ी सी परेशानी है तो यूजुअली लोग उसको डिसमिस करने की कोशिश करते हैं, पर वो ये नहीं नोटिस करते लोग कि वो चीज़ ठीक है, मे बी वो आपके लिए छोटी सी चीज़ होगी पर उस पर्सन के लिए वो इतनी बड़ी हो चुकी है उसके दिमाग में कि वो एक उसके पूरे जीवन पे हावी हो रही है और वो कोई एक्सट्रीम कदम भी उठा सकता है।
तो ये जो एक एक्सेप्टेंस है वो नहीं है सोसाइटी में। अब तो खैर फिर भी मैं कह सकती हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। मतलब इतने साल मुझे हो गए हैं इसमें, मोर देन अ डिकेड। तो जब मैंने शुरू किया था तब से अभी में तो चेंजेस है, बट अभी भी बहुत अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये भी होती है, अगर कोई स्पेशली होम मेकर्स के साथ देखने मिलता है, अगर उन्हें कुछ सिम्टम्स हो भी रहे हैं तो भी वो उसको प्रोलॉन्ग करते रहेंगे, नहीं जाएंगे कि अच्छा शायद ठीक हो जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा, या फिर उनके पास पेंडिंग पावर नहीं होती है। तो ये जो शायद खुद ठीक हो जाएगा, शायद खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये विमेन के केसेस में क्यों ऐसा कहा गया कि विमेन ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं? विमेन में देखिए बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा कॉमन होते हैं विमेन का। इन जनरल अगर आप एक इंडियन हाउस होल्ड में देखेंगे तो उनका न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन वाली भी चीज़ें होती है इसमें। और जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी काफ़ी कॉमन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये होता है। अच्छा, ट्रेडिशनली इंडिया में अगर देखेंगे तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव ऑल्सो इसलिए भी चेंज हो रहा है क्योंकि अभी हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं। पहले एक सोशल कम्युनिटी होती थी, अगर कोई होम मेकर्स भी है तो एक सोशल कम्युनिटी होती थी और आपको अपनी कम्युनिटी का पता होता था। अभी सोशल मीडिया के कारण ये एक डाउनफॉल है कि आपको सब कुछ फ्लैशी दिखता है। पहले आप जिस कम्युनिटी में रहते थे आप उसी कम्युनिटी के हिसाब से सोचते थे कि चलो इतना है तो ठीक है, इतना है इतना नहीं है सब ठीक है। ऑलमोस्ट सब लोग इसी तरह, एक सेटिस्फैक्शन होता था लाइफ में जो आजकल गुम हो गया है। एक ग्रैटिट्यूड होता था चीज़ों के लिए, विच इज अगेन टेकिंग अ बैक। मतलब कम जानना ज़्यादा बेहतर था एज कम्पेयर टू, क्योंकि अब इंटरनेट आ गया और सोशल मीडिया आ गया है, तो मे बी आप कंपैरिजन ज़्यादा करने लगे हैं। कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद से बहुत बढ़ गई हैं और आप उसको रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। हर बीज में वो पोटेंशियल होता है कि वो के पेड़ बन जाएगा, लेकिन बन सकता है, लेकिन क्या हर बीज पेड़ बनता है? उसमें कितने सारे और फैक्टर्स भी तो होते हैं। जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर है सिद्धि मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। आवाज नहीं आ रही है? हमें आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है ना मैडम? आप एक बार फिर से ट्राई कीजिए, काट के दोबारा आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। जी, आप एक बार काट के फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं फिर से जुड़ने की। मंडे को आप अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं दोबारा से। ठीक ठीक जी ठीक। जी। तो कहीं ना कहीं वो जो आप डिस्कशन आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई हो गया है। एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई हो गया है, रियलिटी से टच छूट गया है, कनेक्शन नहीं रह गया है आपस में। मतलब ऐसा भी देखती हूँ आजकल ये 4 लोग बैठे हैं, चारों फोन पे, पता चलेगा वो चारों एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। भाई फोन रख के आपस में फेस टू फेस बात कर लो। नहीं, 4 बच्चे प्लेग्राउंड में बैठे दिखे, सबके हाथ में मोबाइल है, वो सारे एक ही गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, मगर वो फोन रख के कुछ फिजिकल गेम नहीं खेल रहे हैं। तो आजकल जो लाइफ है वो सोशल मीडिया पे चल रही है एंड वो फिजिकल कनेक्शन जो हार्मोन्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में सिक्रीट करता है, जो एक वेलबींग का फैक्टर लेकर आते हैं, वो सब गायब होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस एक बड़ी वजह बनती जा रही है। डॉक्टर विपुल, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा और मैं थोड़ा सा इसको बोलूंगा। हम बार बार कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं लोगों को बोलता हूँ कि एडिक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ कनेक्शंस। तो जहाँ पे लोगों के पर्सनल कनेक्शंस होते हैं वहाँ एडिक्शंस के चांसेस कम होते हैं। चाहे वो गेमिंग एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन है, या अल्कोहल है, या सब्सटेंसेस है, तो लाइफ में कनेक्शंस बहुत बहुत जरूरी है। अब एक्सपेक्टेशंस हर जना हर इंसान से रखता है। एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना एक स्किल है, राइट? जैसे मैं आपसे कह रहा था, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट एक स्किल है। इस तरह एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट भी एक स्किल है, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखे वो आपके हाथ में नहीं है, राइट? ये लोगों का अंडरस्टैंडिंग है कि भी बच्चों पे, आप अपने बच्चों पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए, राइट? बट बच्चे को भी उसको संभालना, अपनी बात कम्युनिकेट कर पाना, बता पाना भी जरूरी है। और बच्चों में उतनी समझदारी या फिर उतना मैच्योरिटी नहीं होती। तो
बड़ा मुश्किल सी सिचुएशन बन जाती है उन बच्चों के लिए। बच्चे परेशान होते चले जाते हैं और अपनी बात कह नहीं पाते। और ये वाला जो एज ग्रुप होता है, ये 10-12 साल से 20 वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय होता है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो जेनेटिक्स हैं वो तो है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इसमें जो है इफेक्ट डालते हैं। और ये वाला जो 10 से 20 वाली जो एज है, ज्यादातर मानसिक बीमारियां यहीं पर उभरने लगती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सजीला मैनी, आप किस तरह से अवेयरनेस के लिए कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों के लिए जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं? मैं डॉक्टर सजीला आपको रोकना चाहूंगी, कॉलर जुड़े, पहले उनका कॉल ले लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ एक कॉलर है रमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। रमेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रमेश जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मैडम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सवाल ये पूछा, मेरा लड़का 38 ईयर्स का जी। तो वो अल्कोहलिक हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट कराया है। पहले वो ऑफिस भी जाना उसने बंद कर दिया था, उसने ऑफिस भी जाना बंद कर दिया था जी। तो 4 महीने तक उसका ट्रीटमेंट चला। अभी दोबारा ऑफिस ज्वाइन कराया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट में अभी कितना और समय लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम साल भर से ज्यादा लग जाएगा। स्लोली रिकवरी है और इस रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है? ठीक है, डॉक्टर सजीला मैनी। और अंडर साइकेट्रिक के जो है ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। जी जी। देखिए, अल्कोहल ना धीरे धीरे करके देखेंगे कि अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है। जैसे अगर हम ड्रग्स की कैटेगरी में कहें, अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट वो है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करता है। वो बार बार स्लो डाउन करते करते वो डिप्रेशन के भी कारण बन जाता है, क्योंकि सारा टाइम आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। जब रात को करते हैं तो जो रेगुलरली अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं उनके अंदर एक अंडरलाइन डिप्रेशन आ जाता है, जो कि बहुत गहरी तरीके से उनकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और जहन से निकलते अगर उनके बेटे अगर अल्कोहल, सबसे पहला स्टेप बेटे के लिए है कि उन्हें अल्कोहल को क्विट करना पड़ेगा। अगर अल्कोहल क्विट नहीं करेंगे तो बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। अल्कोहल को क्विट करना पड़ेगा, एडिक्शंस को क्विट करना पड़ेगा। एडिक्शंस को क्विट, अल्कोहल को क्विट करते ही उसके बाद उनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आप कॉग्निटिव बिहेवियर, आप एक प्रॉपर एक इलाज लीजिए। आप मेडिकेशन तो दे ही देंगे अल्कोहल की क्विटिंग के लिए, और साथ में आप प्रॉपर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और प्रॉपर एक थेरेपिस्ट के पास जाइए। वहाँ पे जाके बेटे का इलाज कराइए, वो ज्यादा बेटर हो जाए, उससे उनका स्पीडिफाई होता है। ठीक है। तो चीज इम्पोर्टेंट। हेलो जी, Am I audible? जी जी, यू आर ऑडिबल, एब्सोल्युटली ऑडिबल। या तो ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक, देखिए एक कोई भी इलाज होता है उसको हम सिस्टम के साथ हैंडल करते हैं। कोई भी इलाज में दवाई का रोल भी है, उसका साइकोलॉजी का रोल भी है, मतलब उसका मेडिसिन का रोल भी है, साइकोथेरेपी का रोल भी है, सोशल थेरेपी का रोल भी है, फैमिली थेरेपी का रोल भी है। जब तक हम तरीके से किसी चीज को हैंडल नहीं करेंगे तो मानसिक चीजें भी ठीक नहीं होती और एडिक्शंस भी ठीक नहीं होती और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी ठीक नहीं होते। ठीक, एक कॉलर और जुड़े हैं हमारे साथ, पंजाब से सुखवंत जुड़े हैं हमारे साथ। सुखवंत जी, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम एक्चुअल ना मेरी मिसेज ना ये 2019 में ना थोड़ी अग्रेसिव हो गई थी। क्या हो गई थी जी? थोड़ी अनकॉन्शियस हो गई थी मेरी मिसेज। ठीक है ठीक है। मैं उल्टी सीधी बातें करने लग गई थी, तो तब से हम दवाई ले रहे हैं, ये हम चंडीगढ़ से जी। तो एक्चुअली ये कब तक दवाई चलेगी इनकी? डॉक्टर विपुल, अगर आप इस पे कोई सजेस्ट कर सके। देखिए, ऐसा लगता है जितना थोड़ी सी हिस्ट्री दी इन्होंने, या तो बाइपोलैरिटी है या साइकोसिस की बीमारी है इनकी वाइफ को। अनफॉर्चुनेटली ये जो दोनों बीमारियां हैं, इसमें दवाई लंबा चलती है, सालों साल चलती है, कुछ लोग के लिए जीवन भर चलती है। तो पूरी हिस्ट्री तो हमारे पास नहीं है, बट अगर दवाई के साथ ठीक है तो दवाई बंद करने में या कम करने में जल्दबाजी ना करेंगे। नहीं सर, एक्चुअल कम भी नहीं कर रहे हम तो, चलो दवाई तो नहीं कम कर रहे। अब ये 5-4 दिन से एक और प्रॉब्लम आ रही है, इनको बहम हो रहा है बाहर कोई आ गया, ये जानवर आ गया हमारे घर में, ये हो गया। ये अब थोड़ा और हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो गई है सर।
अच्छा, तो शायद आपको दवाई बढ़ाने की ज़रूरत है इस समय, और आपको जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर से मिल पाएँगे चंडीगढ़ में, उतनी जल्दी, क्योंकि आपका जितना समय बढ़ता जाएगा, दिक्कतें बढ़ती जाएँगी। ओके सर, ओके ओके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डिप्रेशन पर कोशिश की हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने कि आप तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाएं जिसको जानने की आपको ज़रूरत है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ कीमती राय साझा करने के लिए। तो आज के शो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।